क्या अब ये मान लिया जाए कि अभय मिश्रा जी बीजेपी में नहीं जाएंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे? हाँ, अंत में हुई है वह जो राम ने चिरागा। बिहार के पलटू राम नीतीश कुमार है, लेकिन विंध्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अभय मिश्रा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या कौन क्या कह रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सर, जिनका रूपी सहारा की आप बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी में सहारा नहीं मिला या फिर कांग्रेस में नहीं मिला, क्या कारण हुआ? सिमरिया का तो एहसान हम जीवन में नहीं भूल सकते ना। सिमरिया के लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है, लेकिन जब तक हम जिस थाली में खाएं उसमें छेद नहीं करना। जब तक हम जहां रहे पूरा रहे, ये नहीं करना चाहिए कि धोखा नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप क्या पहला फैसला लेंगे? हम बीजेपी में थे, हमारा मन उचट गया, मैं जाके मना कराया कि नमस्ते। सर, शुरू में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे तो आप उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। वो सर, आपके ऊपर एक एलिगेशन लगता है कि बिहार के पलटू राम नीतीश कुमार है, लेकिन विंध्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अभय मिश्रा है। तो कभी आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं आया? लोग देखिए मैं आपको बताता हूँ, बंधन कौन मानेगा? बंधन वो मानेगा जो डिपेंडेंट होगा। ये कहते हैं ना, निष्ठा, वफा, ईमान, ये सब बेकार की बातें। ये हारे हुए लोगों के भौतरे हथियार, ये कमज़ोर शब्द है। ऐसी चीज़ कोई पाई नहीं जाती। जब कोई किसी से नहीं जीत पाता तो ऐसे शब्दों का सहारा लेता है और अपने आप को दिखाता है कि मैं बड़ा करैक्टर वाला था, मैं बड़ा वो। कोई किसी को बीट कर सकेगा, छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ता। वो तो आपको अपनी पोजीशन ऐसी रखनी पड़ती है कि आपको कोई सामने वाला बीट नहीं कर पाए। अगर आपने अपनी पोजीशन नहीं रखी और इत्तेफाक पे छोड़ दिया कि ये बड़ा महान है तो इसलिए हम बचे रहेंगे, कभी नहीं बचे रहेंगे। ये सब बेकार की बात है। जो कमज़ोर आदमी होगा, जिसको पता है कि पार्टी टिकट देगी तो मैं विधायक बनूंगा, पार्टी नहीं देगी तो मैं नहीं बनूंगा, मेरा खुद का कोई मसाला नहीं है, कोई पराक्रम नहीं है, पार्टी के टिकट के में मैं किसी तरह बटरिंग करके घुस जाऊं और टिकट लेके चीज़ को हासिल कर लूं, मेरा तो अपना खुद है नहीं, तो वो बड़ा वफादार दिखाएगा अपने आप। लेकिन जिसके अंदर अपनी वो होगी कि हाँ मैं अपने से हासिल कर लूँगा, मुझे बस थोड़ा तिनके का सहारा चाहिए, बाकी मैं अपने दम पर कर लूँगा। जो आत्मविश्वास अगर हमारा ऐसा होगा तो मैं क्यों किसी का बंधन मानूंगा? मैं नहीं मानूंगा बंधन किसी का, मैं अपने विचारों में जीऊँगा। और फिर ये तो क्या है, दिमाग को जैसे कैसे बांटते हैं, जैसे वोट कैसे लेते हैं, लोगों को छोटी छोटी मानसिक सीमाओं में बांधना। जैसे जो गरीब वर्ग होता है, जो जहाँ शिक्षा नहीं, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, वो आपस में बड़े संगठित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भय से संगठन बनता है। जब हम किसी को संगठित करते हैं तो क्या समझाते हैं, भाषण कैसे देते हैं कि हम बनाम वे हमको खा जाएंगे, हम सब एक रहें। मतलब एक भय जब दिखाते हैं तब लोग संगठित होते हैं। आज जो गरीब कुछ ऐसे वर्ग हैं, जातियां हैं जो काफ़ी गरीबी में हैं, अभी वो उनमें बड़ा संगठन रहता है। पिछड़ों में भी आप देखेंगे आज से 10 साल 15 साल पहले जितना संगठन रहता था, अब वो उतना नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिए, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। अब वो जातियों का बंधन मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों को समझाते हैं, करे यार, जब हम कहीं बाहर विदेश में मिलते, यार हम भारतीय, तो मेरे पड़ोस का यहाँ के, तब बड़ा अच्छा लगता है, वही पाकिस्तान का। फिर जब हम इंडिया जाते तो कहते हैं अरे वो मेरा विरोधी है, पाकिस्तानी है। फिर जब हम कहीं और जाते, दिल्ली में, तो एमपी वाला मिलता तो हमको अच्छा लगता है। फिर जब एमपी में रहते तो रीवा वाला मिलता है तो अच्छा लगता है। जब हम रीवा में रहते तो फिर हमको लगता है ये कैसे आए, तो हम उससे पार्टी बताते हैं। अगर पार्टी सोच नहीं सधता तो फिर उसको जात बताते हैं। जात में भी वो नहीं सधता कि और दूसरा कंपटीटर उसकी ओर भाग रहा, तो मैं उसको जात के अंदर जात बताता हूँ। ले देके किसी न किसी मानसिक सीमा में बांध के उसको रोकना, ये एक तरीका है। मानसिक सीमाओं में बांधना। इस समय जो हो रहा है, ये जो धर्म का खेल हो रहा है, गाय माता की चर्चा हो रही है, हिंदू हो रही है, ये सावन वावन में जो सरकारें लग गई हैं, इसमें एक सब क्या है, मानसिक सीमाओं में बांध करके एक तरफ लोगों को संगठित करने की एक कला है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है
कि अगर व्यक्ति का दिमाग खुला होगा और अपने ऊपर भरोसा होगा तो वो बहुत ज़्यादा इस सब पे विश्वास नहीं करेगा कि उसको कौन क्या कहेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे क्या कौन क्या कह रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। सर, तिनका रूपी सहारा की आप बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी में सहारा नहीं मिला या फिर कांग्रेस में नहीं मिला, क्या कारण हुआ? आप नहीं समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे विधायक ही बनना है ना। मैं साइंस कॉलेज से बन जाऊँ कि TIS कॉलेज से बन जाऊँ, क्या मतलब? मुझे डिग्री ही लेनी है ना। तो मैं BSc से ग्रेजुएट हो जाऊँ कि BA से हो जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा ये कहना। तो फिर पार्टी क्यों बदलते हैं? फिर बात आपको मैं समझा रहा हूँ। हाँ, तो आपको विधायक बनना है, फिर मुझे पार्टी क्यों मुझे चेंज करना? प्लेटफॉर्म, मुझे मान लीजिए अपनी सिमरिया के लिए या जहाँ मेरा लगाव है, मुझे सिमरिया से प्यार है, क्योंकि मैं जनपद अध्यक्ष था तो सिमरिया की 69 पंचायतें थी। पहली बार विधायक बना वही के लोगों ने बनाया। दूसरी बार भी मेरी वाइफ जब चुनाव लड़ी तो तब भी उन लोगों ने मेरी वजह से, वो तो कभी गई नहीं थी, वोटिंग की, वो जीती। तीसरी बार मैं लड़ा ही नहीं तो मैं उनको दोष नहीं दे सकता। मैं वहाँ से जिला पंचायत सदस्य लड़ा, उसमें उन्होंने जिताया। अभी मैं चौथी बार फिर मैं लड़ा, फिर उन्होंने मुझे जिताया। तो सिमरिया का तो एहसान हम जीवन में नहीं भूल सकते ना। सिमरिया के लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है। सिमरिया हमारी जले या कहीं आतंक में आए या कोई ऐसी चीज़ आए तो मैं अंदर से तड़प जाता हूँ। मैं सिमरिया को अच्छा देखना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे कभी विधायक वाली बात नहीं थी। मुझे इस बार तो मैं इसलिए लड़ा कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं सिमरिया मेरा अपराध का गढ़ ना हो जाए, मुझे उसको रोकना जरूरी था। विकास विकास वाली बात नहीं थी, विकास विकास सब लोग करते हैं, सब पार्टियां करती हैं। मतलब गुंडाराज बढ़ रहा था। कोई भी आएगा तो वो ये काम करेगा, कौन नहीं करना चाहता कि हम अपने क्षेत्र का विकास, पर हम आप ही के वोट से हमारा निर्माण हो और आप ही हमसे थर थर कांपे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ थी, तो कभी कभी कोई ऐसी बातें हो जाती। अच्छा सर, जब आप पार्टी चेंज कर रहे थे तो आपके जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी का भी कुछ दिनों पहले ही पॉडकास्ट हुआ, तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसी स्थिति निर्मित कर दी छोड़िए गई ना, है। ये सब बातों से ऊपर आइए, ये सब बातों को बहुत मैटर नहीं करती। हमने आपको बताया ना कि सब बातों को बहुत मैटर नहीं करता। हाँ, एक चीज़ जरूर होनी चाहिए, हमारा मन है, हम अपने मन से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, जब जो मन होगा हम वो करेंगे, लेकिन जब तक हम जिस थाली में खाएं उसमें छेद नहीं करना। जब तक हम जहाँ रहें पूरा रहें, ये नहीं करना चाहिए कि धोखा नहीं करना चाहिए। हम बीजेपी में थे, हमारा मन उचट गया, मैं जाके मना कराया कि नमस्ते। मतलब हम जहाँ भी रहें उसके प्रति वफादार जब तक रहें, पूरा रहें, चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो पार्टी हो। और जब हमारा मन नहीं मिले तो लोग ये कहेंगे बड़ा पलटू नाम है, कहने दो, मुझे अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। सर, सिमरिया की जनता की बात आ रही है, तो सिमरिया की जनता के लिए आपने अभी तक क्या किया? मतलब कोई एक काम जो आपको ये लगे कि हाँ मैंने सिमरिया की जनता के लिए किया। अभी की बात बताओ, इस बार की? हाँ, इस बार की। अभी मैंने चुनाव के जस्ट पहले, जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट 12 महीने के लिए आई थी, उस समय मैंने एक काम हैम प्रोजेक्ट में करा लिया था, रीवा से सिमरिया रोड। ईमान किससे बता रहा हूँ, कोई इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। फिर बाद में वो टेंडर रोक दिया गया था, फिर बाद में फिर हमने थोड़ा ऑफिसर्स लॉबी में अप्रोच करके उसको कराया था। अभी मैंने जो बड़ा काम कराया है वो नीम चौराहा से लेकर शुरू करके अपने वहाँ सिरमौर तक पूरी सिमरिया को कवर करते हुए डुअल लाइन रोड, जैसे आपकी ये सिरमौर रोड है ना, सिमरिया रोड चौड़ी, वो कराया। अभी मैंने तीसरा काम ये कराया है कि वहाँ सुंदरा से जो सिमरिया तक की रोड थी उसको बढ़वाकर गोधा तक डबल लाइन रोड मंजूर करा दी है, अभी मैंने करा दी है। तो अब वो जो हमारा गोधा तक बना था वो हमारा कंटिन्यूअस हो गया। बाकी अभी हमने सिमरिया में 45 रोडें और मंजूर कराई हैं जो PMGSY वगैरह से हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जिला पंचायत में हल्ला हो रहा था कि केवल सिरमौर और रीवा जनपद बस में रोडें मंजूर हुई हैं, और वो भी केवल सिमरिया विधानसभा, क्योंकि रीवा जनपद में जो सिमरिया का क्षेत्र था और जो सिरमौर में भी उसका, तो उसमें मैंने मेहनत करके थोड़ा सा करवा लिया था। ये सब चीज़ें देखिए है क्या, विकास का तो केवल एक ही मानदंड है, कौन कितनी मेहनत कर ले, कौन कितना लिख पढ़ ले, लोगों के पास चला जाए, हाथ जोड़ ले। अपने क्षेत्र की जनता के लिए अगर अपने को कहीं झुकना भी पड़ रहा तो क्या दिक्कत, हम झुकेंगे ना, हमें क्षेत्र को मिले। कुछ हमारे काम रुके हुए हैं जो यहाँ
मनीष शुक्ला जी से जो मैं थोड़ा बहुत जो मानसिक वो रहता दुराव, उसका एक कारण ये भी है कि काम रोकते हैं। इन्होंने हमारे कुछ अच्छे काम रोक रखे हैं। पैसा वैसा सब होने के बाद जिला पंचायत से मैंने 1.5 करोड़ का निकट मंजूर कराया, उसको रोका। इन्होंने एक और रोड रोकी। ऐसे ही करते रहते हैं, थोड़ा बिजली उजली काम में भी करते रहते हैं। तो उसी को लेकर मेरा मन थोड़ा व्यथित होता है, तो मुझे गुस्सा आता है। सर, परिवार को लेकर कभी डर नहीं लगा? क्योंकि कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से अपने कई सारे दुश्मन पाल रखे हैं। मैंने तो खुला पाल रखे हैं, ऐसे वैसे नहीं पाल रखे हैं। लोगों के जो ऐसे होते होंगे और नमस्ते वस्ते होती होगी, आपस में मिलना जुलना, मेरा तो देखा दृष्टि नहीं होती। मैं जिससे रखता हूँ तो मैं बिल्कुल उसकी ओर देखता भी नहीं। मेरा तो खुला खुला रहता है। मैं ये काम नहीं करता कि डुअल डीलिंग मुझसे नहीं हो पाए। मेरा अगर आपसे मन नहीं है तो मैं आपको नमस्कार भी नहीं कर सकता। हाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर, तो क्या अभय मिश्रा जो हैं, तो क्या राजेंद्र शुक्ला से कभी बात नहीं करते? कभी मिले, कभी टकराए तो? हाँ, मैं नहीं करता बात, कभी भी नहीं? हाँ, अब तो नहीं होती। पहले तो हो जाती, पहले तो थोड़ा बहुत औपचारिक रूप से हो भी जाती थी। अब देखिए, ऐसा नहीं कि राजेंद्र ही बस की गलती, शुक्ला जी बस की गलती ऐसा नहीं है। गलती हमारी भी बहुत सारी है, पर जब हो गई तो हो गई है। वो गलती तो सुधारी नहीं जा सकती। सुधारेंगे तो और बेकार लगेगी। तो जो हो गया वो उसी को स्वीकार कर, मेरा ऐसा कहना। सर, कांग्रेस पार्टी को अभी आप किस स्थिति में देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ठीक है। देखिए, दौर है, इंसान को लगता है कि हम कर रहे हैं, दौर है, बदल जाते हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा। हमेशा चीज़ें बदलती रहती। कभी दौर था, अंग्रेजों का 200 साल राज किए, कभी कांग्रेस का दौर था, फिर बीजेपी का दौर आया, फिर आगे ये सब होगा। ये सब प्रकृति करेगी, हम नहीं कर पाएंगे कुछ। ये सब बेकार की बातें हैं। प्रकृति को जो अपना रास्ता खुद बना लेती, इस चीज़ को हमको आध्यात्मिक रूप से समझना चाहिए। हाँ, हमारे बस में जो है, हम अपनी ड्यूटी कैसे कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। सर, विंध्य और प्रदेश की राजनीति में अभी वर्तमान समय में आपका कोई फेवरेट नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो? ऐसा कुछ नहीं। मुझे मनमोहन सिंह की वर्किंग अच्छी लगती थी। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वर्किंग अच्छी लगती थी, जो मैंने देखा। और बाकी तो ठीक ही ठीक है, सब ठीक है। और क्या बोलते हैं, बस इतने ही ठीक है। सर, कलेक्टर्स से आपका जो विवाद है उसको ऐसा सुधारना कोई आता नहीं, है? नहीं ऐसा कोई विवाद। हाँ। क्या कारण है कि फिर मंच से आप खुलकर बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो बातें बोलूँगा डॉक्यूमेंट बेस्ड बोलूँगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका मैं डॉक्यूमेंट दूंगा ना। डॉक्यूमेंट बोलेंगे, हमारे बोलने से क्या होता है। जी। सर, कभी आप अपने बयानों को लेकर आत्मचिंतन करे हो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, अपने आप विवादों में घिर जाते हैं? हाँ, सही बात। ये बात फिर तो क्या करते हैं? मतलब बड़ा अंदर से वो होता है, मतलब बहुत मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती, तकलीफ होती है। मतलब आपका जो बेबाकी का अंदाज है वो हाँ, विवाद पर बन वो जाता है। आदत बिगड़ न जाए। नहीं तो क्या होता है, आदमी गलती करने के बाद भी और मन में पश्चाताप करने के बाद भी फिर गलती कर देता है। क्योंकि आदमी का थोड़ा सा वो आदत खराब हो जाती है ना, आदमी का नियंत्रण नहीं रह जाता, ऐसा हो जाता है। हाँ। सर, आपका कभी नहीं मंत्री या मुख्यमंत्री बनने का मन किया? कभी नहीं। क्यों? अरे, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। मुझसे ये ड्रामा नहीं होगा कि ये पगड़ा बांध दिया, सोफा वो लगा दिया, वो पहना दिया, गुलदस्ता दे दिया, वाले ऐसे किए घूम रहे हैं, और वो पागलपन का काम। और फिर हमें नहीं कमाना ये पैसा अंदर का। मुझे ये सब अल्टी पल्टी काम नहीं करना है। मैं अपने बिजनेस में खुश हूँ। मुझे जो चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिल जाता है। मुझे ये सब बेकार का काम नहीं करना। और मुझे देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसी होती है कि अगर आप उस चीज़ के लिए लायक नहीं हो तो कुर्सी आपको फेंक देगी। ये राजा विक्रमादित्य की कुर्सी होती है। अगर आप उसके एलिजिबल नहीं हैं और धोखे से कभी आपको मिल गई तो वो आपको एडमिट नहीं करेगी। अंत में टिकेगा वही जो आपका सही का होगा। तो वो तो कुर्सी अपने आप चीज़ों लोगों को चॉइस कर लेती है। मेरा रेंज जो है इतना ही है, मैं इतने में खुश हूँ। मुझे नहीं बनना ये सब। इंसान एक सोचने वाला प्राणी है, कल्पनाओं को लेकर चलता है। तो क्या आपका कभी मन नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो सबसे पहला काम यह करूंगा? मुझे राजनीति में उतना मज़ा नहीं आता। मैं उतना पद पाने में आनंदित नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे रहन सहन बात व्यवहार से कि मैं विधायक हूँ, ये है वो है। मुझे याद ही नहीं आता कि मैं विधायक हूँ।
मुझे ये पद पच गया है। 2-3 बार कहो गया ना, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जब कोई याद दिलाता कई बार कह रहे आप विधायक को थोड़ा समझा, तब मुझे ध्यान आता है कि ठीक है, मुझे ये उतना वो नहीं अगर मान लीजिए आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो नहीं क्या नहीं, फैसला सब लेंगे ऐसी बातें करने का कोई मुद्दा, सेंस चीज़ नहीं है। जो आप चाहें मुझे जनता काम के करने में ज़्यादा मजा आता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम कराता हूँ तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। मैं कोई नए गोल मार के आता हूँ, मतलब अपने क्षेत्र के लिए, तो मुझे बड़ा अंदर से आनंद मिलता है। मैं किसी गरीब की थोड़ा मदद कर देता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत आनंद आता है। मैं किसी का नगद कुछ मदद कर दिया, शादी वादी, दवाई ववाई, ये वो। और हमारे यहाँ कोई आता है तो मैं कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। ये विधायकी बस की वजह से नहीं, जब मैं बीच में भी विधायक नहीं था, जिला पंचायत अध्यक्ष, तब भी ये करता था। तो उसके पीछे मेरी अवधारणा ये थी कि मेरी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसमें मैं पहले डायरेक्टर था, अब नहीं हूँ विधायक होने की वजह से, तो मुझे ये लगता था कि इसमें जो तरक्की हो रही है ना, तो इसके कुछ लोगों का पुण्य का लेते रहना चाहिए। तो मैं इसी नाते ज़्यादा करता हूँ कि जो थोड़ा भगवान ने आर्थिक थोड़ा ठीक ठाक मान लीजिए कर दिया, तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए सब करता रहता। कोई बहुत वोट वाला मामला नहीं। हाँ, और कभी मैं लिस्ट नहीं बनाता, किसको क्या दे दिया ये लिखता नहीं, और कब मुझे खुद याद नहीं रहता ना मैं जताता। आज तक मैंने किसी को ये नहीं कहा होगा कि मैंने तुम्हारा हैंडपम्प करा दिया। मुझे इतना हल्का काम करना अच्छा नहीं लगता। मैंने अगर किसी को कुछ कर दिया ना तो भूल जाता हूँ मैं, और कभी याद भी आए तो मैं बोलने में शर्म महसूस करता हूँ कि मैं इसको क्या जताऊँगा, अच्छी बात नहीं। सर, कांग्रेस की जो राजनीति है, कहा जाता है यहाँ साथ रीवा एवं विंध्य क्षेत्र की बात की जाए तो शुरू हुई थी रीवा के अमहिया से, लेकिन आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे श्रीनिवास तिवारी, उनके जो पोते हैं सिद्धार्थ तिवारी, वह पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को मौलाना कहे गए। तो क्या लगता है क्या कारण है? अरे हो गया, इन सब बातों में नहीं पड़ रहा कि ये राजनीति के खेल कूद हैं, ये मुंह का तो खेल है। हमने आपको बताया, इसमें कौन सी बैंक गारंटी लगती है, इसमें तो एक पेन डायरी है, मुँह ही तो है, तो चलने दो। और पब्लिक को भी इसी में मजा आता है, कोई इस पक्ष से, कोई इस पक्ष से। और वो कहते हैं ना राजनीति में तमाशा होते रहना चाहिए, राजा को हमेशा तमाशा कराते रहना, ये सब तमाशेबाजी, इसमें मत पड़िए, इससे कोई फर्क नहीं। सर, आपको राजनीति में सबसे ज़्यादा चोट कब लगी थी? राजनीति में मुझे ऐसी कुछ खास चोट नहीं लगी। थोड़ा सा एक बार हुआ था, जब मैं पहली बार विधायक था तो मैंने बहुत विकास किया था, बहुत काम कराया था सिमरिया में। उसी का वो परिणाम था कि नीलम घर बैठ के विधायक बनी थी। उसी का ये परिणाम था कि इस बार भी मैं चुनाव जीत गया। लोगों के मन में वही छाप थी। आज मैं उसको कितना पूरा कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, ईश्वर जाने, ईश्वर की कृपा। पर वो जब मैंने पहली बार किया था तो वो कितना गहरा काम रहा होगा कि 3 चुनाव के लिए कर लिया, और इसके बाद टिकट कट गई, तो थोड़ा सा तो आया था। फिर मैं 1.5 साल 1.25 साल घर से नहीं निकला था। फिर मैं तभी निकला जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, तब मैं भोपाल गया, नहीं तो मैंने भोपाल नहीं गया। मेरी वाइफ भी जाती थी, मैं कभी साथ में नहीं गया। मुझे शर्म आती थी कि कोई अगर आँख से आँख मिला के ऐसे कर देगा कि क्या बेटा तुम्हारा खेल खत्म, तो मैं उसको तो मैं इसलिए मैं जाते नहीं था। हाँ, किसी से मिलते ही नहीं था, छिप के रहता था। तो सिमरिया की जनता के लिए सर आप क्या काम करेंगे आगे? आपको बताया तो ये किया। अभी मुझे एक सिमरिया थाने के पीछे से एक छोटा सा रिंग रोड बनाकर वो करना है, ताकि ट्रक हमारे अंदर न जा पाएँ, और एक बनकुइया रोड को हमें चौड़ी कराना है। बाकी सिमरिया में बहुत कुछ हो चुका है। पूर्वा प्रपात को थोड़ा और अच्छा डेवलप कराना है। शुक्ला जी अगर हमारा वो काम जो रोके हुए हैं एनीकट का, ज़बरदस्ती का टेंडर वेंडर सब हो गया, तो अगर ये अपनी रुकावट हटा लें तो थोड़ा प्रशांत मामा की कृपा हो जाएगी, इनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। अभी है तो इनको लगता होगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर प्रशांत मामा तो देख ही रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे कुछ काम है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे सिमरिया में, जब मैं सिरमौर में जनपद अध्यक्ष हुआ था तो उस समय सिरमौर बड़ा लगता था, सिमरिया एकदम गाँव था। आज हमारा सिमरिया शहर जैसा लगता है। सिमरिया में लगभग बहुत कुछ हो गया है। कुछ पिछले कार्यकाल में भी, जब मैं विधायक नहीं था, कोई और विधायक था, उस समय भी काम हुए, उस समय भी मंजूर हुए, अभी भी हो रहे हैं, पहले भी काफ़ी कुछ हो गया था। सिमरिया हमारा तरक्की में और विधानसभाओं से पीछे नहीं है। वहाँ मानव विकास की ज़रूरत है, वहाँ रोजगार की ज़रूरत है, वहाँ किसानी को और अच्छा करने की ज़रूरत है, वहाँ अच्छे नागरिक बनाने की ज़रूरत है। इस तरह के कामों की ज़्यादा मुख्य रूप से रोजगार और बच्चों के लिए काम की, आगे की पीढ़ी थोड़ा और अच्छी हो सके, इस दिशा में काम की जरूरत है। सर, चुनाव की बात आ रही है तो चुनाव के समय एक चर्चा थी कि अभय मिश्रा को
जो है तो पहले हारा हुआ करार दे दिया गया था, फिर अचानक जीता चलता गया। है, कुछ नहीं, कैसा सब था, क्या था? वो कुछ नहीं था, सब ईश्वर का बना रहता है, उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। सर एक और बात कही जाती है चुनाव के ही समय की कि मतगणना के समय अभय मिश्रा ने पूरी तैयारी के साथ गए थे, चाहे वो वॉशरूम के लिए हो या पानी की ज़रूरत हो, हर चीज़ लेके गए थे कि उनको बाहर ना निकलना पड़े, कुछ ऐसा था? ठीक है ना, सब हो गया, ये सब बातों में कुछ है, अहंकार आदमी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके पक्ष में हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर अपने अहंकार में बड़ी बड़ी बातें करें, सब ईश्वर की कृपा समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं। क्या होता है 630 वोट इधर की उधर, किस्मत का खेल, इसको किस्मत मानना चाहिए, इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानना चाहिए कि ईश्वर ने किधर आशीर्वाद दिया। हमको आगे ऐसा काम करना चाहिए कि ईश्वर का आशीर्वाद मेरी ओर आए। जो हम पूजा करते हैं क्यों करते हैं? ऐसी परिस्थितियों के लिए ही तो करते हैं, बाकी तो हम कर्म भी तो करते हैं, पूरी ताकत से कर्म करते हैं, और इसके बाद भी प्रकृति को क्यों बैलेंस रखने का प्रयास करते हैं, या पूजा क्यों करते हैं, या कोई गलत काम करने से क्यों डरते हैं, या कोई ऐसा पाप हो जाए तो मन में भय क्यों आता है, किससे? इसी के लिए ना, ऐसी घटनाओं के लिए कि थोड़े में चीज़ें। सर आप राजनीति में गुरु के रूप में किसको मानते हैं? मैं गुरु के रूप में खुद को मानता हूँ। मैं क्यों किसी और को मानूं? बेमतलब का गुरु पाल लूँ फिर उसका ढूंढूं? या मैं अपना गुरु, आज से 10 साल बाद का अभय मिश्रा मेरा गुरु है। अपने आप से सीख लेते हैं? हाँ, खुद से बातें करो, खुद से सीखो, गलत हो तो मेरा, सही हो तो मेरा। हाँ सर आपके क्षेत्र के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी हैं, आपका और उनका अक्सर विवादों में आमना सामना ऐसा होता कुछ रहता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। कौन से एक दूसरे से कौन कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना है। ये हो गया राजनीति का, प्रोफेशन का थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत आदमी को रहता है, तो ये तो बड़ा स्वाभाविक होता है। और फिर मन की क्या स्थिति और राजनीति की क्या परिस्थिति, कब क्या हो जाए, तो आदमी इतना भी वो नहीं चलता। मैं तो ऐसा नहीं सोचता। सर आज के समय में आप राजनीति को किस रूप में देखते हैं? क्या राजनीति करना अब कठिन हो गया है? राजनीति एक विधा है, अब सेवा नहीं रही राजनीति। राजनीति अब विचार नहीं रहा, राजनीति एक स्वभाव है और एक विधा है। ये जो चुनाव का जीत हार, ये अंकों का अंक गणित, इतने से हारा इतने से जीता, ये तो एक विधा का परिणाम, एक आर्ट है। और बाकी इसको हम स्वभाव ही कहते हैं कि एक स्वभाव है और कुछ नहीं। सर आप कह रहे हैं कि राजनीति अब उस तरह नहीं जैसी होनी चाहिए, तो क्या राजनीति को लेकर एक यह भी कहा जाता है चुनाव के समय जो है तो चाहे वो साड़ी हो, नोट हो और शराब हो, वो बहुत चलती है, क्या चलता है अभी भी? आप नेता वैसे मेरा ऐसा मानना है बेटा कि जिस दिन टिकट घोषित होती है, वोट तो उसी दिन बढ़ जाता है। 5 साल में वोट अपने आप रहता, वोट तो उसी दिन तय हो जाता है। और थोड़ा सा जो 2, 4, 5 है, जो हमारा वोट है वो कोई टूटने ना पाए और कुछ हम बढ़ा लें, बदले में हम बढ़ा लें, इसके लिए पूरा प्रचार प्रसार सब कुछ होता है। आप सर पटक लो तो आप 2-3 हज़ार वोट से ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हो। आप सब लुटा दो, बांट दो, कुछ कर दो, ये कर दो, सब गलत रास्ते कर लो, जिसको जिसे वोट देना हो देगा उसी को। बहुत होगा, आप तरह तरह के प्रयास कर लो, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के संतोष के लिए आप गलत रास्ते अख्तियार भी कर लो तो 2-3 हज़ार वोट का। सर आप कहते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है तो कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है तो कोई गरीब घराने का नॉर्मल पैदा होता है। अभय मिश्रा के जो निजी शुरुआती जीवन था वो कैसा था? आज भले सफल व्यवसायिक हैं, राजनेता हैं, लेकिन शुरुआती जीवन किस देखिए तरह क्या होता है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सब एक जैसा होता है, सबकी बुद्धि एक सामान्य सी होती है, सबके साथ एक ही जैसा होता है। और बाकी चीज़ें तो फिर क्या, इसके बारे में मेरा कोई खास रिसर्च नहीं है तो मैं इसमें बोलना ठीक नहीं। सर पहला व्यवसाय आपने क्या शुरू किया था? मैं तो यही सी छोटा मोटा 10,000 5,000 के वर्कर। क्या अब ये मान लिया जाए कि अभय मिश्रा जी बीजेपी में नहीं जाएंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे? हाँ, हम कांग्रेस में, मतलब अब हम कांग्रेस में ही रहेंगे, मुझे अच्छा लगता है। कांग्रेस पार्टी की कोई एक खूबी? कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता है, आप अपने मन की बात कह सकते हो, आपको टिकट का डर नहीं लगता। बीजेपी में आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, जनता आपको वोट दे रही, जनता आपको वोट दे रही। जैसे आप दुकानदार को जाओ पैसा दो और बोलो मुझे सामान दे दे, वो बोले कि रुक जाओ हम पापा से पूछ के आते, पैसा तो ले लिया आपका, और फिर पूछ के आए कि बोले कि हम पापा से पूछ के आए देना है कि नहीं देना है, तो जनता को कैसा लगेगा?
ऐसे ही वो जनता ने जैसे हमको वोट दे दिया, अब अगर हम बीजेपी के विधायक हैं तो हम पापा से पूछ के आए तो हम उसको उत्तर दें। कांग्रेस में ये नहीं, कांग्रेस में थोड़ा स्मार्ट वर्किंग है, फ्री हैंड। आप एक तो आपका अब इसमें बीजेपी में पता लगा सब अच्छा कर रहे हैं, आज बड़े वाले इतने सारे भाई साहब हैं, बाप रे बाप, किसको किसको झेलोगे। कोई बड़ा भाई साहब, कोई छोटा भाई साहब, फिर कोई बड़ा भाई साहब आ गया, आदमी उसको पड़ाव करा, वो देखे नहीं तो रात भर टेंशन में, नींद गायब कि लगता है टिकट गई। तो इस टाइप से बड़ा दबाव है। यहाँ कांग्रेस में कम से कम अच्छा है, और कांग्रेस का आदमी फ्री हैंड है, उसके मन में जितना है वो क्लियर कर देता है। और कांग्रेस में सब बड़े दिमाग के, थोड़ा सा खुले दिमाग के सब नेता टाइप अच्छे लोग हैं। बीजेपी में इनके बड़े पॉलिसी मैटर से ये ठीक है, बड़ी योजनाओं से बड़े तरीके से पीछे कई लेयर है, आरएसएस का बड़ा तगड़ा काम है, उसके वजह से ये वोट बैंक भले अपना बना लें, पर लीडरशिप में आप देखो इतने सारे विधायक हैं, जीत जाते हैं पर कैसे रहते हैं, ऐसे ऐसे जैसे जनता टाइप के। हाँ, अब विधानसभा में आके बोलेंगे भी हम आओ सीओ हमको कट्टा दिखाओते, हम फला नहीं करते, मतलब ऐसे ही। और वहाँ पर इस टाइप का चलता है जैसे रोजगार दे दिया, नौकरी नहीं दे देते हैं कि ले तेरे को टिकट दे दिया, तेरे को 5 साल का काम दे दिया, तेरे को तनख्वाह भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, ट्रेन भी फ्री, चुपचाप बैठवा और बोलो भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब उसमें आप अपना कुछ नहीं डाल सकते, अगर आपने ज़्यादा डाला तो चलो इसकी नौकरी खत्म, इसको दे दो एडमिशन, क्योंकि वोट उनका है, टिकट उनकी है, आदमी को तो उनको उनके हाथ में। संगठन आधारित दल है और पार्टी बेस्ड है, आदमी का कोई बहुत महत्व नहीं। कांग्रेस में कम से कम इतना सुख तो है कि कांग्रेस में व्यक्ति का अगर कोई लीडर है तो उसको लगता है कि मैं किसी पार्टी में हूँ और कुछ कर पाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ कांग्रेस में आपस में संगठन बहुत है। कांग्रेस में एक दूसरे के दुख सुख में नेता खड़े अच्छे से होते हैं, खुल के साथ देते हैं। मैं बीजेपी में भी रहा हूँ, कभी कोई नहीं बोलता और वहाँ बड़ा दबा दबा डरा डरा जीना पड़ता था। इसमें है तो पार्टी तो ही अच्छी है। सर, शुरू में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे तो आप उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, वो चाहे किसी से छुपा नहीं है, तो अब क्या हो गया? अभी भी है, अभी भी है, मुख्यमंत्री तो अच्छा आदमी। तो पार्टी वाले नहीं देते? पार्टी की अभी आपने बात की, मुख्यमंत्री की देखिए एक बात बताता हूँ। एक होता है सफलता लेना, जैसे शिवराज जी थे, वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, उनको वोट लेना, कलाकारी और सब कुछ आता था, पर एज ए मैन हम उनको हार्टलेस मानते हैं। करुणा, दया, क्षमा और ये सब उनमें नहीं था। वो भले मुँह से कितने भी एक्टिंग कर लें। मोहन यादव जी को देखिए, आप तौलिया फेंक देना, ये कर देना, जो मन में मुँह में बोल देना, वो झटक के चलना, बहुत ज़्यादा एक्टिंग नाटक वाटक नहीं बनता, पर अंदर से आदमी अच्छा, करुणा भी है, दया भी है, लोगों की मदद करने की भी है। सबसे बड़ी बात झूठ नहीं बोलना। हम तो करीब में भी देखे, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। मतलब जो आज के कनिंग वाली राजनीति है वो उनको छू ही नहीं। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि आदमी क्लियर आदमी होना चाहिए, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ। सर, क्या अभय मिश्रा को पुलिस से डर नहीं लगता? क्या होगा जिस दिन मेरा कोई चीज़ इनके हाथ लग जाएगा या किसी को लग जाएगा या मैं गलती कर लूँगा तो मैं इतने सारे दुश्मन, कोई मदद कर पाएगा? एक छोड़ेगा दूसरा कैच कर लेगा, दूसरा कर लेगा तो छोड़ेगा तो तीसरा कर लेगा। कोई छोड़ता आजकल? आप गलती न करो, इतना आपके हाथ में है। अगर आप ये सोचो कि हम गलती कर देंगे कोई आप पे दया कर देगा तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। और अंत में हुई है वह जो राम रचि राखा, समझना है। तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा बना के रखिए कि सब चीज़ें तय हैं, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। और अंत में हुई है वह जो राम रचि राखा। डर जैसी कोई चीज़ जिस दुनिया में होती नहीं है। एक मन की केमिस्ट्री है, मन का एक विचार है, एक मन का नेचर है, डरना। जैसे डर है डरने वाले के लिए, होने न होने से, घटना से इसका कोई संबंध नहीं। ये केवल एक वैचारिक बीमारी है। कोई अनावश्यक डरता रहता है, कुछ नहीं है तब भी डरता रहता है, और कोई है तो कुछ नहीं डरता। जो होना है हो जाएगा, क्या होगा इसमें। हाँ सर, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या मानते हैं? आप अपने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या मानते हैं? जीवन में सबसे बड़ी सीख तो हम ये मानते हैं कि मुंह बंद करके जीना चाहिए। ये मुंह नहीं खोलना चाहिए। क्यों? कहते हैं लोग कि बोलेंगे नहीं तो चीज़ें कैसे आएंगी? ये जो जिह्वा है ना,
ये भगवान ने जो इंद्रियां दी हैं उसमें एक ये इंद्री है, खुली इंद्री, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्मांड में विस्फोट पैदा कर देती है, ये लोगों को, रिश्तों को तार तार कर देती है, ये रिश्तों को जोड़ देती है। ये अगर खाने में बाल अटक जाए तो ये बाल को अलग कर देती है। खाना अगर है, पानी भी पीना है, अगर जीभ नहीं चलेगी तो अंदर नहीं जाएगा। पाफा बाफा माँ के अलावा ओंठों से, अगर ये जीभ और दांत का मिलान ना हो तो कोई आप शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये जीभ जो है ना, तो इस दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसको बहुत संभाल के चलाने की ज़रूरत है। अब अपना तो बिगड़ ही गया केस, तो अब क्या संभालना, पर नए लोगों को तो यही कहना कि इसको संभाल। सर, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए, कहते हैं कि एक दिन में धरती उलट से पलट हो जाती है, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप क्या पहला फैसला लेंगे? ये तो सब बेकार की बातें हैं जो बेटा आप पूछ रही हो। ये जो मुख्यमंत्री का पद होता है या वैसे होता है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा देवंश भी होता है। वैसे तो सब कुछ कर्मों से ही मिलता है, पर इसमें कर्म और भाग्य दोनों का वो होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। जो मुख्यमंत्री बनता है वो अचानक से हमें नहीं लगता कि बनता है। वो पहले दिन से तय कर लेता है, वो बचपन से उसकी कल्पनाएं होती हैं। वो अपनी जब जीवन यात्रा शुरू करता है तभी वो तय कर लेता है कि हमको कितने मंजिल की इमारत बनानी है, उसमें कितना स्टील डालना है। उस हिसाब से वो ड्राइंग डिजाइन पहले ही कर लेता है, और व्यक्ति जो चाहता है उसे वो मिलता है। उसने पहले से ही जो सोच रखा है उसको उसके आसपास का मिलेगा। गलती यहाँ होती है कि हम सोचते ही नहीं, और फिर बीच से अचानक से अगर हम कुछ पाना चाहें कि ऐसा से अगर कहीं कुछ भाग्य साथ दे गया, सफलता मिल गई और सोचे आदमी और लालची हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि ये पद ऐसे हैं जिसमें पहले दिन से ही पूत के पाँव पालने में भी दिखते हैं, और ये कितने मंजिल की इमारत बननी है उसका स्टील पहले दिन से तय हो जाता है, और उसी अनुसार उसकी वो जीवन यात्रा होती है, वो उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है। हम लोगों जैसे लोग हैं ना, तो ये बीच की यात्री हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। तो सर, विधायक को ही ना आगे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मैंने आपको अपनी बात कह दी। वो समझ में आ गई होगी। कोई और पूछ लीजिए। सर, एक और वो प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, विधायक जो होता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो क्या मोहन यादव को कहा जाता है कि पर्ची से बने मुख्यमंत्री हैं? तो क्या लगता है इसमें क्या सच्चाई है? कर्म भी होगा, प्रारब्ध भी होगा, पूर्व जन्मों का भी होगा, जिसको हम भाग्य भी कह सकते हैं। और जो कोई मापदंड तो है नहीं कि बस थोड़ा सा ये मान लीजिए कि सधे कदम, गलतियों का ना होना, या अपने जो भी आज का परिवेश है उस परिवेश के अनुरूप अपनी यात्रा में सफल हो जाना। अच्छा सर, सभी नेता अपने आप को एक मेंटेन रखते हैं, कोटी पहन के चलते हैं, एक अलग वातावरण में रहते हैं, एक अलग रुआब रहते हैं। आप जब लोगों के बीच में रहते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई विधायक, ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक आम इंसान बैठा है लोगों के साथ बातचीत कर। क्या कारण है कि आप एकदम सिंपल जिंदगी जीते हैं? पहले जब आदमी वो कहता है ना, नया नया जूता पहनता है तो बाड़ी खोदते चलता है। शुरू शुरू में कुछ ऐसा होता है, कुछ अपने साथ भी होता था। राजनीति जब एकदम शुरू हुई या उसके पहले, जब हम अंदर से बहुत खाली थे तो हम बाहर से कपड़ों से, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बनावटी उससे भरना चाहते थे। अब हमें नहीं लगता कि आज उसकी ज़रूरत है। जो भी है पर्याप्त है। कम से कम कपड़ों से, नकली बालों से, इन सब चीज़ों से तो नहीं भरना चाहिए। हाँ सर, तो कपड़े कैसे इफेक्ट डालते हैं एक व्यक्ति के जीवन में? कैसे कपड़े इफेक्ट डालते हैं? मैं एक मिनट, व्यक्ति क्या होता है, एक मनोविज्ञान होता है। जब आदमी मन से अधूरा होता है और कहीं ना कहीं उसका मन अंदर से उसको बोलता है कि तुम अभी अधूरे हो, तो बाहर दूसरे को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के आडंबर करता है। उसी का वो एक पार्ट है कपड़े वगैरह। मतलब ये कि दिखावे की जिंदगी जीना, जिंदगी जो है तो एक दिखावे का वो है। सर, आपने पंचायती राज आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन के बारे में बताइए, क्या रिजल्ट आया उस आंदोलन से? रिजल्ट तो नहीं आ पाया। मेरी ड्राइंग डिजाइन थोड़ा गलत थी। ड्राइंग डिजाइन में 2 गलतियां थी। कोई भी आंदोलन 1 वर्ष से ज़्यादा जिंदा रखना बड़ा कठिन है। लोगों में इतना धैर्य भी नहीं होता है। इंसान की बड़ी फितरत होती है कि बड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें चाहता है। और इनफैक्ट एक बार अगर क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट की कॉन्ट्रेंट लिस्ट है
ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट से ही गवर्न है। हमको इन ऑल ओवर उन्हीं से इसका क्रियान्वयन कराना है। एक्ट में अधिकार तो आज भी बने हुए हैं, जब बने थे उस समय कभी ये लागू थे, आज वो धीरे धीरे करके अमेंडमेंट कर करके उन अधिकारों को शून्य कर दिया गया। हमारा तो मेन ये प्रयास था कि पंचायती राज, जैसे गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है, खेती उसका कल्चर है, फायदा है नुकसान वो करेगा। ग्रामीण विकास मतलब इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो वो गांधी जी की जो कल्पना थी वो सही थी कि ग्राम स्वराज की कल्पना, गांव पंच परमेश्वर की कल्पना, उसके तहत ये पंचायती राज एक्ट बना था। मैंने क्या किया था कि मैंने सरपंच, त्रिस्तरीय जनपद पंचायती राज की डिजाइन की थी कि सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य ये सब मिल करके, जिला पंचायत अध्यक्ष मिल करके इसको क्रियान्वित करेंगे। बाद में मुझे जो समझ में आया, क्योंकि मैं फैक्ट बोलता हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष जैसे बन जाता है उसको लगता है कि बस मेरी टिकट मिल जाए, वो अपनी लालच से भरा होता है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। सरपंच जो आज का है वो पहले जैसा ग्राम प्रधान तो रहा नहीं कि इज्जत के लिए काम करा, वो एक तरह का 5 साल का कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर बना दिया जाता है। तो वो इतना शासन प्रशासन से डरा होता है कि वो भी कुछ, और फिर आंदोलन की एक जोश आता है, एक लहर आती है जिसकी उम्र होती है 6 महीने 7 महीने, कोई भी आंदोलन 1 साल से अधिक नहीं रहते। आपने किसानों का भी देखा होगा, पंजाब का भी देखा होगा। उस समय आज की डेट पर अभी जो पंचायती राज के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले हुए। आज अगर हम इस आंदोलन को करें, अब जब भी होगा तो पंचायती राज का चुनाव होगा, फिर 1 साल के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा। आज अगर हम इस आंदोलन को करें तो सरकार पलट जाएगी, क्योंकि पंचायती राज का आंदोलन अगर कोई अच्छा लीडर हो और एक बार खड़ा कर दे तो खड़ा कर देगा, तो उसकी जब तक उम्र रहेगी 1 साल तक चलेगा, इतने में तो वातावरण बिगड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पहले भी इसका असर पड़ा था, लेकिन पहले ये स्थितियाँ नहीं थी। पहले वो 4 साल का अंतर था, फिर वो धीरे धीरे समय बदला, डिफरेंस कम हुआ, पंचायती राज के चुनाव लेट हो गए और विधानसभा के चुनाव के पहले हो गए। अब ऐसी स्थिति हो गई। उस समय हमारी गलती ये हो गई थी कि हमने पंचों को नहीं समझा था, और सीख कर आदमी सीखता है ना, जीवन में अनुभवों से सीखता है। उस समय कम अनुभव रहा होगा या ध्यान नहीं गया। पंच ऐसा है जिसके 50 वोट खुद का होता है तभी वो पंच होता है। पंच ऐसा है जो एक्ट के अनुरूप जो उसको मिलना चाहिए वो भी सरकार उसको नहीं दे रही है। पंच को ही अधिकार है ग्राम पंचायत में, पंचायत समितियों का, जिसका वो क्रियान्वित नहीं हो रहा। अगर पंच अपने में आ जाए, पंच को जगह दिया जाए, पंच को अपने अधिकार समझ में आ जाए, तो पंच का सरकार बिगाड़ेगी क्या? दे क्या रही, ले क्या लेगी, और वो डरेगा क्यों? वही एक ऐसा है जिस दिन वो आंदोलन में आएगा सरकारें बदल जाएंगी। तो उस समय वो नहीं हो पाया। अब बहरहाल मेरा ऐसा कुछ उस विषय में विचार नहीं है, बस एक अंदर से एक दर्द जरूर रहता है कि जो पंचायती राज की परिकल्पना थी वो सिर्फ कागजों में रह गई, उसका कोई मतलब नहीं निकल पाया। सर, एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, तो क्या मैंने ही बोला था। देखिए, कुछ चीज़ें प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए, अपने आप अपना रास्ता बनाती है। सर, भारत की जो इस समय अर्थनीति है, बिजनेस की नीति है, कहते हैं कि हम जो हमारी नीतियां हैं उससे रोजगार मिल रहा है, युवा आगे बढ़ रहे हैं, भारत एक विकसित देश के रूप में उभर रहा है, तो इस पर क्या कहना है? क्या सच में भारत आगे बढ़ रहा है या फिर सिर्फ नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। देखिए, जो भारत का, मैंने पहले भी आपको इसी इंटरव्यू में थोड़ा पहले भी एक बार बोला है, ये धर्म प्रधान देश है, इसमें धर्म का खेल है। वोट ना हो तो आप आज जो गाय माता की बातें होती है, आपको लगता है ये वोट के इर्द गिर्द की चीज़ें तैयार की जाती हैं। सावन आता है, पूरे देश में घंटियाँ बजती हैं। वोट ना हो तो जो धर्म का आडंबर गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है धर्म का आडंबर करने की? गवर्नमेंट को क्या मतलब है रिलीजियस से कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है? गवर्नमेंट का काम है प्रशासन करना है, और इस तरह बनी हुई गवर्नमेंट का काम, लेकिन वो पूरी तरह से इन्वॉल्व रहती है इसमें, काम न करना पड़े। भारत का लड़का शिक्षित ना हो, नशेड़ी बन जाए, नशे में डूबा रहे, रोजगार की मांग न करे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर हमको वोट देता रहे। इस कल्चर के जिस सब देश में रहते हैं, उस देश में आप देखिए ना, देश का 70% पैसा, धनराशि जो टैक्सों से आ रहा है, विभिन्न तरीकों से जो भी गेन किया जा रहा है, किसके पास? जो कुल यहाँ की अर्थव्यवस्था है साल भर की, उसका 70% पैसा तो
10 लोगों के पास है, अंबानी अडानी जैसे, और उसके बाद मान लीजिए तो 300 की एक लिस्ट है, उसके अंदर में 70% 30% पैसा में बाकी सब काम हो रहे हैं। एक तरह से देश के असली मालिक तो वो 200-300 लोग हो गए। वही आज जब गवर्नमेंट भी बनती है तो वही लॉबिंग करते हैं, वही फाइनेंस करते हैं, वही तय करते हैं। यहाँ तक कि मंत्री कौन बनेगा वही तय करते हैं। आपको ये बात नहीं पता होगी, सीनियर लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे कि उन्हीं के यहाँ से। कहने को तो ये लोकतंत्र है, पर पीछे से आज भी पूंजीगत व्यवस्था इसमें काम करती है। अब ये 30% में सब कुछ है। 30% में आप ये सोचो कि कैसे लोग हैं। आप 10,000 15,000 की आप नौकरी कर रहे हो, मान लीजिए मीडिया है, ठीक है, वही जो मैंने पहले आपको बोला कि जिंदा रहने के अलावा बाकी है क्या। जो एक बहुत बड़ी आबादी है 50% से अधिक, उसको ये देश में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि कोई काम मत करो। ये लाडली बहना का लो 1500, ये किसान सम्मान निधि के नाम पर ये फला ले लो, ये फला योजना में ले लो। एक परिवार में अगर 2 बच्चियां हैं या महिलाएं हैं तो 8-10 हज़ार की व्यवस्था है कि जिसमें सिर्फ जिंदा रहो, और जिंदा रहो और तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर वो जिंदा रहे। यही क्रम चला आया है। मैं देखता हूँ कि आज से जब ये 20 साल पहले लाडली लक्ष्मी आई थी, उसका पिता मजदूरी करता था, फिर वो लाडली लक्ष्मी बड़ी हुई, वो मजदूरी की, फिर उसके बच्ची हो गई, उसको भी लाडली लक्ष्मी मिल गई, वो भी मजदूरी कर रही। बदला क्या? आप खुद सोचो क्या बदला। देश में 2 तरह की व्यवस्थाएं, एक तो बहुत बड़े लोग या कि फिर सीधे पेंशन योजना पर जिंदा रहने वाले लोग, क्योंकि मर जाएंगे तो वोट कौन देगा, वोट भी तो लेना है। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता। अच्छा, दूसरा, यहाँ की जो पॉलिसी है, जो लोग काम कर रहे हैं, टैक्स देना चाह रहे हैं, बैलेंस शीट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट, जो जीवन में सही में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, जिनके अंदर ये नहीं कि सिर्फ हम जीने के लिए इस दुनिया में आए हैं, वो कुछ अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, नियम कानूनों में चल रहे हैं, उनका गला मरोड़ के रखती है। इतनी हैवी जीएसटी, कहने को इन्होंने अभी कुछ किया पर उसका कोई सेंस नहीं। 18% अभी का सक्सेस में, मतलब इधर अगर ये कम किया तो उधर लगा दिया। वो एक खेल कूद था, जैसे बीजेपी का आडंबर की नीति है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर इनकम टैक्स में 30% का स्लैब, पेनाल्टी का स्लैब, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी जगह लूट रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा, कोई मतलब नहीं। मतलब अगर सही में कोई काम करके बढ़ना चाह रहा है तो उसको इतने बैरिकेड्स हैं कि उसको गवर्नमेंट एक तरह से चैलेंज करती है कि तू करके बता, मैं तेरे को करने तो नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ चिल्लर बांटने का कल्चर। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि स्लैब कम करो, जो ये गला घोट टैक्स है, ये सब चीज़ें कम करो और दायरा बढ़ाओ, बहुत बड़े लोगों को उसमें शामिल करो। जो 30% है, 20 उसको 5% बढ़ाओ, और जो बहुत कम एक संख्या है देश के अंदर जो काम कर रहे हैं उन पर टैक्स वगैरह, बाकी को आप फ्री छोड़ रहे हो, फ्री छोड़ना बंद करो, फ्री की रेवड़ी देना बंद करो। ये जो पेंशन योजनाएं और ये इस तरह की लाडली बहना, ये वो, इनकी जगह पर आप पत्ता बिनने का काम दो ना, पर नौकरी दो, रोजगार दो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस देश में सही में किसी को सही में तरक्की करनी तो हमें तो देश का जो क्लाइमेट है वो सूट मने ठीक नहीं लगता। हाँ, ये देश वोट के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ये लोग शिक्षित नहीं होने दे रहे, वो तो मैं बड़ी कड़ी बात कर रहा हूँ। आप देखो ना, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजों के ज़माने में आया भारत, उसने अपनी शिक्षा नीति बनाई, अंग्रेजी शिक्षा ही आप लोग शिक्षा नीति बनाई, लोगों को पढ़ाया या जो भी उसको लगा, उसने विदेश जाने तक की पॉलिसी बनाई। जो लोग उच्च शिक्षा के स्तर पर विदेश गए, महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, अंबेडकर को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, जो गए और दुनिया देख के लौटे, आके हम विद्रोह कर दिया, देश स्वतंत्रता के आंदोलन कर दिया। अगर ये शिक्षा नीति नहीं होती, जैसा भारत की पुरातन संस्कृत थी वैसे ही चलता कि नालंदा का विश्वविद्यालय है, ये संस्कृत हमारा है, तो हम यही कथा सुनाते, बढ़िया पूजा करते, घंटी बजाते और इसी सभ्यता में रह आते। मेरा ये कहना था, कहने का मतलब ये है कि जब तक देश की आबादी को शिक्षा और रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, शिक्षा का पूरा अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक ये देश बदलेगा नहीं। और अगर ये दे दिया गया तो ये कुर्सियां जो अभी बिना काम के मिल रही हैं, ढोंग ढपोसले में मिल रही हैं, भाषणबाजी में मिल रही हैं, धर्म के नाम पर मिल रही, तो लोग काम पूछने लगेंगे। और जिस दिन काम पूछने लगेंगे कि आप रिजल्ट बताओ, आप मुझे क्या दे रहे हो कि मैं आपको क्यों वोट दूं, उस दिन चीज़ें बदल जाएंगी। फिर
ये देश वोट का खेल नहीं रहेगा। जैसे यहाँ काम न करना हो, केवल राजनीति करना हो, इससे बढ़िया देश नहीं। हम लोग जैसे यहाँ चुनाव जीत जाते हैं या वोट ले लेते हैं, जनता वोट दे देती है बिना एजेंडा। क्या आपको लगता है कि अगर हम ब्रिटेन में या अमेरिका में या किसी और देश में होते तो जनता वोट देती क्या? इस तरह कभी नहीं देती। ये यही संभव है सर। मेरा ये कहना है कि जैसा ये भारत चल रहा है, अपना देश, राजनीति बेमतलब का ये सब जो चीज़ें सब उस हिसाब से तो ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ अंत में कि इस भारत देश को भगवान चला रहा है, ये ऐसा मान के चलिए कि कुछ और पूछिए, ज़्यादा सत्य को नहीं बोला जाता। हाँ बोलिए सर। टैक्स की बात आ रही थी, तो अभी हाल ही में सरकार द्वारा टैक्स को घटाया गया है, जीएसटी जो है तो घटाई गई है। क्या कारण होगा? पहले तो बढ़ाया गया और फिर अपने ही फैसले में कमी की गई। क्या है कि ज़्यादा लोग लिटरेट नहीं है, इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, जो सीए वगैरह पढ़ते हैं, जो इसको समझते हैं, उनसे आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं है, केवल खेल कूद। अच्छा सर, आप मुद्दे उठाते हैं विधानसभा में, क्या उन मुद्दे को उठाने के बाद कुछ असर दिखता है आपको जनता के बीच, सदन में? नहीं, आपकी आवाज़ सुनी जाती है क्या? आवाज़ तो सुनी जाती है, बोलूँगा तो सुनेंगे कैसे नहीं। हाँ। लेकिन अब वो हया, वो जो एक समाज की शर्म होती थी या एक मर्यादा होती थी राजनीति की, अब वो सब खत्म हो गई। कोई फर्क किसी को नहीं पड़ रहा, बोलते सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त। और जनता वोट दे ही रही, ले दे के लाडली बहना जैसी योजनाओं का जन्म हो जाता है, सरकारी पैसे से वोट मिल जाता है। जरूरत क्या है काम करने की? कुछ ऐसा चल रहा है। सर 2008 में आप विधायक थे, 2013 में आपका टिकट काट दिया गया था, तो इसकी क्या वजह रही होगी? किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो मैं खुद ही को मानता हूँ। क्यों सर, क्या हुआ था? देखिए क्या होता है, कभी कभी भाग्य से, पिछले जन्मों के कर्म से बड़ी ऊंचाई मिल जाती है बहुत जल्दी। किसी चीज़ को पा लेना बड़ी बात नहीं, उसको बनाए रखना बड़ी बात है। पद और पैसा बहुत जल्दी नहीं, मतलब हर किसी को नहीं पचता, शायद मुझे पचा ना होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि उस समय जब शायद मेरा उतना उसके लिए उतना डिवोशन ना रहा हो, शायद मैं उस समय जितना जल्दी मैं पा सका, उस समय तक मेरा वो हक नहीं बनता रहा हो और मुझे मिल गया हो, तो मैंने उसकी कीमत नहीं की हो और उसको मैं पचा नहीं पाया हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ। अच्छा सर, एक और प्रश्न उठता है कि आपके पास सब कुछ है, हर चीज़ है, दौलत है, राजनीति में आप अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ होता है वो अंदर से खोखला होता है। खोखला कहने का मतलब ये कि उसके पास जो परिवार का एक वातावरण होता है, जो चीज़ें होती है कि अपनों से मिलने के लिए एक समय लेना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहें। परिवार से तो भगवान की कृपा से सब अच्छा है, उसमें दिक्कत नहीं है, पर अंदर से तो आदमी खाली ही महसूस करता है, ये बात तो सही है। सर अगर आप बीजेपी में होते तो क्या आप मंत्री होते? क्या लगता है? क्या मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे लिए वो मुझे सूट नहीं करता, मेरे स्वभाव में नहीं है। और आपने मुख्यमंत्री वाली बात की तो मैंने उसके बारे में बताया कि ये सब पहले दिन से इसकी तैयारी होती है। जो बच्चा बड़ा होता है वो शुरू से ही मन में वो सपने लेके उस सधे पैर चलता है। ये सब चीज़ें बीच से नहीं होती। सर एक नेता जो होता है वो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहता है, लेकिन मैं नहीं रहता। क्या कारण है? मुझे न देखिए 35 साल हो गए, ना मैंने टीवी देखी 35 साल में एक भी बार ना मैंने आज तक व्हाट्सएप देखा है, ना मैं फेसबुक जानता हूँ, मैं लगाना और सुनना जानता हूँ। मैं अपना मेंटल इन्वायरमेंट नहीं मतलब करना चाहता। मैं प्रभावित हो जाऊँगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। कोई चीज़ मुझे मान लीजिए अच्छी लग गई या सही लग गई या गलत लग गई, मैं अपनी धारणाओं से हटकर दाएं बाएं नहीं जाना चाहता। मैं अपने आप को खाली रखना चाहता हूँ। मेरी 2-3 बुकें हैं, जब कभी मुझे टाइम मिल गया, मुझे थोड़ा सा ऐसा मन में कहीं निराशा आई तो मैं उनको पढ़ के चार्ज हो जाता हूँ। और मैं अपना गिलास कुल मिलाकर खाली रखना चाहता हूँ कि जब मुझे जो चीज़ एकदम पकी हुई मिलेगी, क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी आदमी को समझने के लिए कम से कम 5 साल लगता है और चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। तो उस गिलास को हमें कचरे से नहीं भरना है, हमें खाली रखना है। जब भरें तो हम अच्छी चीज़ों से भरें, क्योंकि जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, चीज़ों को पाना बड़ी बात नहीं है, गिलास को खाली रखना बड़ी बात है। चीज़ों को छोड़ना सीखना चाहिए कि हर चीज़ को रिजेक्ट करना आना चाहिए।
हर चीज़ पे मन का लालच कहता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, उसको रोकना चाहिए। मन को रोकना, चीज़ों को छोड़ना सबसे ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन रहता है। कभी अगर कोई चीज़ अच्छी मिलेगी तो हमारे पास जगह रहेगी, और अगर हम कचरों से भर जाएंगे फिर हम उसको एडमिट भी नहीं कर पाएंगे। सर, आज के जो युवा हैं वो राजनीति को एक पेशे के तौर पर तो देखते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जो छोटे पद पे होते हैं या फिर कोई भी बड़ा नेता जब, तो उसमें एक रील का जो क्रेज होता है, सोशल मीडिया के, अपने आप को एक हीरो की तरह प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लगता है, एक राजनेता, एक नेता जो है, तो उसे हीरो की तरह प्रदर्शित आना चाहिए या जनता के बीच जाना चाहिए? देखिए, एक दौर है जब से 2001 से, जब से दूरसंचार की क्रांति आई है, मोबाइल हाथ में आया, जिंदगियां बदल गई, ग्लोबल सब कुछ हो गया, एकदम से दुनिया ही बदल गई। ये जो थोड़ा बहुत विकास की बात हो रही है ना, कहते हैं ना मोदी जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इतना तो कोई भी होता तो हो जाता। ये मोबाइल का ज़माना है, ये उसका कमाल है। दुनिया दौड़ पड़ी। आप 2001 के पहले की दुनिया देखिए और 2001 के बाद की दुनिया देखिए। ठीक है सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को सीधा सीधा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो मुझे देखें और एकदम निराश तो कम से कम नहीं हो। जो वो चाहेंगे वो उनको मिलेगा। हमेशा बड़ी सोच रखें, जो हमने गलती की है वो नहीं करें, मुंह में नियंत्रण रखें। और सबसे बड़ी बात, मैं उनको एक ऐसा फार्मूला दे के जा रहा हूँ, अगर उन्हें समझ में आ गया तो कमाल हो जाएगा। जैसे किसी ने कुछ चीज़ पाने के लिए सपना देखा, सपना मतलब उसकी इच्छा बनी। अब वो इच्छा ऐसे तो बनेगी नहीं, सबसे पहले तो आएगा कि क्यों चाहिए, उसके अंदर का क्यों अगर उसको क्लियर हो जाए तो क्या चाहिए। फिर वो प्लानिंग कर लेना, कैसे करना है बहुत छोटा काम है, फॉलो कर लेना भी छोटा काम है। मतलब संयम करके, डायरी मेंटेन करके मेहनत कर लेना, ये भी छोटा काम। सबसे बड़ा काम है कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब ये होता है तो अगर उसका क्यों क्लियर हो जाए तो उसके अंदर एक प्लानिंग आती है। प्लानिंग से वो अपने आप को जब वो देखता है कि हम ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा पा जाएंगे। और अगर उसकी चीज़ें सध जाए, मतलब उसको समझ में आ जाए, हाँ 2 × 2 = 4 होता है, तभी उसको वो पिक्चर दिखती है, वो सपने दिखते हैं, उसको अपना जुलूस दिखता है। अगर थोड़ा भी संशय हो तो नहीं दिखता। कभी कभी अगर उसने 2 × 2 = 16 जोड़ लिया और गलत फार्मूले में वो चल पड़ा और 20 साल चल रहा है और उसको वही सपने दिख रहे हैं और अंदर की बात यह है कि उसका फार्मूला ही गलत था, तो आप क्या कहोगी कि उसको चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो चलता तो जाएगा लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। हम कह रहे हैं मिलेगी, हम कह रहे हैं मिलेगी। अगर उसने अपने कैलकुलेशंस को ये नहीं जान पाया कि ये गलत हो गया और वो उसको सच मान बैठा और उसी पे वो चलता गया, तो वो जो सही में उस कनेक्ट हो रहा है वो उसको मिल जाएगी। मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ, बस इतना ही मेरा संदेश। सर, नेशन टीवी में आपको कैसा लगा? चलो ठीक है, अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विधायक अभय मिश्रा जी। हमारे उन सभी प्रश्नों का इन्होंने बेबाकी से उत्तर दिया, साथ ही उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया जिसे जनता जानना चाहती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नेशन टीवी के साथ।